हेलो बच्चों, अगम एजू केयर चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर प्रभाकर कुशवाहा आज से आपके चैनल अगम एजू केयर पर आपको केमिस्ट्री का जो है नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको 3 महीने बचे हैं, किस तरीके सिलेबस है और क्या आपको स्ट्रेटजी करनी है 3 महीने में और क्या तैयारी करनी है जिससे आप 90+ केमिस्ट्री में गेन कर पाएँ। इस स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी है आपको। तो सिलेबस आपके सामने, जैसा आप सभी लोग जानते होंगे सिलेबस क्या क्या है। फर्स्ट पेपर में आपको फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। तो पहला चैप्टर आपका विलयन, दूसरा विद्युत रसायन, तीसरा रासायनिक बलगतिकी, चौथा डी&एफ ब्लॉक, पाँचवा आपका उपसय संयोजन यौगिक। ये जो आते हैं, ये जो 3 चैप्टर हैं आपकी, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसमें आंकिक प्रश्न है आपकी, न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्न बोले जाते हैं। वो 3 चैप्टर हैं, विलयन है, विद्युत रसायन है और रासायनिक बलगतिकी है। इसमें आपको न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चन मोस्टली ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं इसमें लास्ट ईयर में बोर्ड एग्जाम में। तो न्यूमेरिकल जो है, ये जो 3 चैप्टर हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आएंगे। ठीक, इसी में न्यूमेरिकल है। बाकी डी&एफ ब्लॉक और उपसय संयोजी यौगिक, इसमें कहीं भी आपको न्यूमेरिकल या सेकंड पेपर में कहीं भी आपको न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेगा। तो सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होएगी कि 3 चैप्टर हैं जिसमें न्यूमेरिकल है, बाकी आप कहीं भी न्यूमेरिकल नहीं देखने को मिलेंगे। और बाकी चैप्टर जैसे सेकेंड पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इसमें एलो एल्केन, एल्कोहल, फिनाइल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल गम, एमीन, एमजाइड बड़ू। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी रिएक्शन है। और बाकी समझना है आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो सेकंड पेपर बहुत इजी होता है, वरना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सेकंड पेपर बहुत ज़्यादा टफ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पेपर तो ऐसा है कि कुछ ऐसी रिएक्शन है या रिएक्शन नहीं होती हैं तो उसमें कोई थ्योरी वगैरह है तो रट लिया, उससे भी काम चल जाता है। लेकिन सेकेंड पेपर में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आपको क्लियर होगा। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो बच्चों की डिमांड पे स्टार्ट करेंगे। तो विलयन चैप्टर चूँकि काफ़ी पढ़ चुके हैं, तो बच्चों की डिमांड पे बोला कि विद्युत रसायन चैप्टर जो है स्टार्ट करिए आज। तो उसी की स्टार्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा स्टार्टिंग से आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए, आपका पहला जो सेकंड चैप्टर है वो विद्युत रसायन है। जैसा कि नाम से ज्ञात है, इसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है पूरे चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कन्वर्ट होगी आपकी केमिकल एनर्जी में। अगर हिंदी में बात की जाए तो बात करेंगे विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किया जाएगा किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा का पूरे चैप्टर में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन व परस्पर होने वाली रासायनिक अपक्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। कौन से चैप्टर में? विद्युत रसायन में। नाम से क्या आता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी 2 चीज़ों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक विद्युत होता है, दूसरा रसायन। यानी इलेक्ट्रो बराबर विद्युत और रसायन बराबर केमिस्ट्री। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका ऐसे चैप्टर है जिसमें पूरे चैप्टर में विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होने वाली परस्पर अपक्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले विद्युत रसायन परिभाषा से। विद्युत रसायन होता क्या है, ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होता, लेकिन बेसिक थोड़ा आना चाहिए। विद्युत रसायन होता है भौतिक रसायन की वह शाखा फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है आपका भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग पर, ताप, दाब, सांद्रता, उत्प्रेरक आदि के प्रभाव का
अध्ययन किया जाता है। यानी भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपक्रिया के वेग पर ताप, दाब, सांद्रता, उत्प्रेरक आदि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, वो आपकी क्या कहलाएगी? विद्युत रसायन। ये तो आपकी जनरल परिभाषा हो गई विद्युत रसायन की, विद्युत रसायन कहलाती है। जनरल डेफिनेशन है विद्युत रसायन की, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपक्रिया के वेग, अपक्रिया, अब समस्या है कि अपक्रिया का वेग क्या होता है। तो अपक्रिया का वेग सिंपल सी बात है, आगे पढ़ाया जाएगा। अपक्रिया का वेग है, अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक भी है आपके। तो अपक्रिया का वेग ऐसे हम उसे वैसे परिभाषा हम बता दे रहे हैं। जो अपक्रिया का वेग होता है वो समय के साथ अभिकारक या उत्पाद की जो सांद्रता होती है वो समय के साथ जब परिवर्तित होती है वो क्या कहलाता है? अपक्रिया का वेग। यानी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ हुआ परिवर्तन अपक्रिया का वेग कहलाता है। तो अपक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा और उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस पूरे प्रभाव का अध्ययन जिस चैप्टर के अंतर्गत किया जाता है वो आपका कौन सा है? विद्युत रसायन। विद्युत रसायन चैप्टर नाम से आप इसको पढ़ेंगे। तो बात की जाए सबसे पहले विद्युत रसायन चैप्टर में आपका एक टॉपिक है इलेक्ट्रोड। देखिए इलेक्ट्रोड की परिभाषा इस तरीके से है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित हो जाती है या ऋणावेशित हो जाती है तथा विलयन में समान मात्रा में विपरीत आवेश आता है, उसे उस धातु का इलेक्ट्रोड कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोड आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रोड आपका एक होगा कैथोड और दूसरा होगा एनोड। अब कैथोड धनात्मक होगा कि एनोड ऋणात्मक होगा वो सेल की प्रकृति पर निर्भर करेगा। किस पे? सेल की प्रकृति पे। अब यहाँ ये नहीं कह सकते कैथोड प्लस है या एनोड माइनस है, वो निर्भर करेगा सेल की प्रकृति पे। और सेल आपके जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। पहला आपका विद्युत अपघटनी सेल है, पूरे चैप्टर में ये जो है आपका एक टॉपिक है विद्युत अपघटनी सेल, ठीक। दूसरा आपका होता है विद्युत रासायनिक सेल, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। विद्युत रासायनिक सेल से मोस्टली लगभग 40% क्वेश्चन आपका चैप्टर कंप्लीट कर देगा यहीं से। विद्युत रासायनिक सेल, इसको आपको डीपली पढ़ना है। विद्युत अपघटनी सेल थोड़ा सा दिया हुआ है थोड़ा अंतर होता है विद्युत अपघटनी सेल विद्युत रासायनिक सेल में। तो यहाँ से आपकी प्रकृति पर निर्भर करेगा कि कैथोड प्लस होगा कि एनोड माइनस होगा कि एनोड माइनस होगा कि कैथोड प्लस होगा वो निर्भर करेगा सेल की प्रकृति पे। अब जब सेल पढ़ाया जाएगा तो आपको उसके बारे में बताया जाएगा कि सेल की परिभाषा क्या है, किस प्रकार सेल काम करता है, कितने प्रकार के होते हैं, तो वो आगे आपको पढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड के बाद। देखिए परिभाषा इस तरीके से इलेक्ट्रोड विभव की, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तब धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभव कार्य करने लगता है। इस विभव को ही उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी इसे प्रदर्शित किया जाएगा ई से। तो इसका हम चित्र बना दे रहे हैं समझने के लिए। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, उदाहरण आपका जेएडएन की छड़ है और विलयन बना हुआ है, एक पात्र लिया हमने, ये आपकी जेएडएन की छड़ है और विलयन भरा हुआ है आपका जिंक सल्फेट का, ठीक। तो यहाँ पे ये विलयन की सापेक्ष है तो ये छड़ जो है इसके ऊपर धन आवेश आएगा, ये धनावेशित है छड़, विपरीत मात्रा में विलयन पर ऋण आवेश आएगा, विपरीत मात्रा में विलयन पर ऋण आवेश आएगा। जो ZnSO4 बड़ा है जिंक सल्फेट, उस पर विपरीत मात्रा में विपरीत यानी कि माइनस आवेश आ जाएगा। अब इस धन और ऋण के मध्य एक विभव कार्य करता है। क्या करता है? एक विभव, यानी बल, विभव को बल भी बोलते हैं। वो क्या कहलाता है? उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, जिसे हम प्रदर्शित करेंगे ई से।
ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ऐसे कई धातुएं जो है ली जा सकती हैं, जैसे कापर का, तो कापर लेने के लिए कापर का छड़ बना दो, कापर का इलेक्ट्रोड तैयार हो जाएगा। जो कापर छड़ है उसी के लवण विलयन हो दो, CuSO4 हो जाएगा। तो कापर का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात हो जाएगा यहाँ से, तो बीच में आ जाता है। ठीक, इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा हो गई। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उसमें मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है तथा उसको प्रभावित करने वाले आपके कारक कौन कौन से हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 3 कारक होते हैं। एक तो होती है सुचालक की प्रकृति, यानी चालक किस प्रकृति का है। जिस तरीके से जैसे चांदी की चालकता ज़्यादा होती है, चांदी की चालकता ज़्यादा होती है, कापर की चालकता कम है, तो सुचालकता किसकी ज़्यादा होगी, चांदी की। और जब सुचालकता चांदी की ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोड विभव का मान भी चांदी का ज़्यादा होगा। तो सुचालक की प्रकृति आप ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा आपका ताप का प्रभाव, यानी जो लवण का विलयन भरा होता है उसमें आप जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से ही इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ेगा। लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं सांद्रता बढ़ाने पर। सांद्रता, क्योंकि 2 चीज़ों से इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी बच्चों को लगता है कि सांद्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर समझना है कि सांद्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रोड विभव का मान कम हो जाता है, ना कि बढ़ता है। कम होने का रीज़न क्या है, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने से आयनन कम हो जाता है। जब आयनन कम होगा तो जो इलेक्ट्रोड प्रवाह की जो दर है वो स्लो हो जाएगी, इसलिए सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा, इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होगा, क्योंकि आयनन घट जाता है। आयनन घटने की वजह से ही इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता है। कब, जब सांद्रता आप बढ़ाएंगे। सांद्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रोड विभव का मान घटेगा, क्योंकि आयनन घट जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक हो गए आपके, इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा हो गई। नेक्स्ट टॉपिक में आपको हम मानक इलेक्ट्रोड विभव, फिर उसके बाद सेल, जो विद्युत रासायनिक सेल, जो विद्युत रासायनिक सेल में उसका दूसरा नाम गैल्वेनिक सेल भी है, और उसका एग्जाम्पल डेनियल सेल है, तो डेनियल सेल के बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसके अनुप्रयोग, फिर कोलराउस का नियम, फिर आगे फैराडे के नियम है, और फिर विद्युत चालकता, आयनिक चालकता, तुल्यांकित चालकता, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर पूरा टॉपिक क्लियर करके चलेंगे, पूरा आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा, एक एक टॉपिक। और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कहाँ से आने की संभावना है, किस तरीके से एग्जाम में पहुँचता है क्वेश्चन, उसको आपको पूरा फोकस किया जाएगा और पूरे अच्छी तरीके से बताया जाएगा।